हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं दीपू अरगल इंडियन जेके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कोशिका चैप्टर की चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन है ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 तीसरा है दोस्तों, मानव शरीर में पायरुवेट का विघटन कहाँ पर होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने चारों की चारों क्लास कंप्लीट और सही से देख ली तो किसी का भी एग्जाम देना क्वेश्चन इसी से ही आएगा। ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 मिनट की प्रत्येक वीडियो है। लगभग 30 से 35 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी चारों वीडियो। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अणु बनते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50S और 30S। माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंगक क्यों माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं इसलिए। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचनशील रसदानी। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदवाच्यों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतर्द्रव्य जालिका। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशी कोशिका में होने वाले अनोक्सी श्वसन में क्या समानता है? तो दोनों में कोशिका द्रव्य होते हैं, दोनों में एथिनॉल बनता है, या दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? तो दोनों में कोशिका द्रव्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती हैं जो निम्न से बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। प्रश्न 11 है, कोशिकांगों में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी हैं? तो वो है सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेरॉन। प्रश्न नंबर 13 है, एक कोशिका अथवा कौतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णशक्तता। आरएनए में पुनः डीएनए बना लेना क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए बना लेना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन बना लेना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन बनाने की प्रमुख अवस्था है। और डीएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिप्लिकेशन कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है, समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाओं में से सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? तो
जब समसूत्री विभाजन होता है उसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अवस्था होती है ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेज। और एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। सबसे अंतिम अवस्था होती है वो टेलोफेज होती है। और मेटाफेज होता है ना, उसमें तुर्क धारा का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोश का चैप्टर खत्म हो गया है, और अगर आपने चारों वीडियो देख ली तो गारंटी के